प्रियंका गांधी आज संसद में पहली बार बोली हैं और जानते हैं खूब बोली। प्रियंका गांधी के भाषण की पूरे देश में चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में 8 से 9 हर दिन आपको क्या दिखाता हूं? मैं आपको वो खबरें दिखाता हूं जो देश की सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण खबर हो, मध्य प्रदेश की सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण खबर हो, छत्तीसगढ़ की सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण खबर हो, जो आपको देखना और जानना जरूरी हो। केवल मैं वही खबरें दिखाता हूं 8 से 9 सीधे मुद्दे की बात में। और सबसे पहले क्या करता हूं कि आपको खबरों की एक लिस्ट दिखाता हूं कि आज वो कौन कौन सी खबर है जो बेहद जरूरी है, जो आप देखने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके आपको बता देते हैं कि सबसे पहली खबर आज कौन सी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज संसद से आई तस्वीर से। आज लोकसभा में संविधान पर खूब चर्चा हुई है। राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की, प्रियंका गांधी ने जवाब दिया। पूरी चर्चा सुनाएंगे। और हाँ, राज्यसभा में चर्चा नहीं हो पाई। सभापति जगदीप धनखड़ और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे में आज फिर से बहस हो गई है और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई है। विस्तार से खबर बताएंगे, जुड़े रहिएगा। बड़े बड़े नेताओं का बड़ा बड़ा सदन है, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ा बड़ा भाषण है, सब कुछ बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, इसलिए बहुत बड़ी खबर आज संसद को लेकर दिखाऊंगा। दूसरी खबर में बात करेंगे एक्टर अल्लू अर्जुन की। इस समय क्या चल रहा है? किसी से पूछो तो बस एक ही चीज चल रहा है, क्या पुष्पा 2 देखी क्या? पुष्पा 2 देखी क्या? पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन को आपने फिल्म में तो देखा होगा और वो हमेशा यही कहते हैं झुकेगा नहीं। आगे वाली लाइन नहीं बोलूंगा, लेकिन आज क्या हुआ है? पुलिस थाने जाते जाते आज कहां पहुंच गए? कोर्ट पहुंच गए और जमानत भी। लेकिन आज रियल लाइफ में अल्लू अर्जुन पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस ने 12 बजे गिरफ्तार कर दिया, लेकिन राहत वाली खबर आ गई। क्या खबर है राहत वाली? बताएंगे, जुड़े रहिएगा। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा क्यों शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान अब किसको मिलने वाली है, या फिर बीडी शर्मा ही बने रहेंगे? जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। क्या समीकरण कह रहे हैं और क्या क्यों चर्चा हो रही है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, ये सभी बताएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश के सीहोर से आई सनसनी मचाने वाली खबर की। सीहोरी में एक कारोबारी और उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया, लेकिन पति पत्नी के सुसाइड पर राजनीति शुरू हो गई है। विस्तार से खबर दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। पांचवी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प नक्सलवाद का अंत। कल फिर से गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इस बार नक्सलियों के गढ़ में ही आ रहे हैं। पूरी खबर दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा, सब कुछ बताएंगे। छठवीं खबर में बात करेंगे बदलते बस्तर की। खूंखार नक्सली हिडमा से खतरनाक नक्सली इस पूरे देश में नहीं है। उसके गांव में जहां सड़कें नहीं थी, वहां विकास का विस्तार हो रहा है। हिडमा के गांव में टीवी चैनल चलने लगे हैं और बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन में लोग, बच्चे टीवी देख रहे हैं, खुश हैं। तो सही, चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर क्या है आपको बता देते हैं। देख लीजिए पहली खबर क्या है। आज संसद चल रही है। ये मेज तो थपथपा रहे हैं, लेकिन सहमति नहीं जता पा रहे हैं। मेज थपथपाते लोग दिख रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी आज क्या हुआ है? आज संसद चली है। अभी लगातार आपको बता रहा था ना, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, संसद नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। आज संसद चली है और प्रियंका गांधी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि प्रियंका गांधी आज खूब बोली है। संसद में लगातार संविधान पर चर्चा की मांग की जा रही है। शीतकालीन सत्र के 14वें दिन संविधान पर चर्चा शुरू हुई। संविधान के 75 साल पूरे होने पर सदन में चर्चा की शुरुआत हुई है। सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान बदलने, संविधान से ऊपर अपना स्वार्थ पूरा करने, इमरजेंसी के जरिए संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने अपने 1 घंटे 10 मिनट की स्पीच में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह के सवालों का जवाब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दिया। हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, कांग्रेस सांसद हो गई हैं प्रियंका गांधी और इसीलिए सदन में बोल रही हैं। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में दिए अपने पहले भाषण में बीजेपी सरकार पर कई ताबड़तोड़ प्रहार किए। सदन में राजनाथ सिंह के सवाल पर और उस पर प्रियंका गांधी के जवाब सुनिए, बड़ा रोचक था। सुनिए। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड इंस्टीट्यूशन बनाने का विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। कांग्रेस चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी भी संविधान के मूल चरित्र को बदलने नहीं देंगे। संविधान 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 बार बार इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी पास किया है। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? आज उसी पार्टी के लोग जात के आधार पर जब गणना कराना चाहते कराएं। देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति। जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपनी जीत, हट और राजनीतिक दंभ के कारण राष्ट्रपति के पद का सम्मान नहीं किया। नेहरू जी ने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। बहुत बढ़िया बोली हैं प्रियंका गांधी। पहला भाषण था, पहली बार बोलने में लोग थोड़ा नर्वस होते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने एक एक सवाल के जवाब दिए। राजनाथ सिंह ने संविधान पर बोलते हुए कांग्रेस पर चुनी हुई सरकारों को गिराने का आरोप लगाया। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया तो प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र पर उदाहरण देकर जवाब दिया। आज जब मैं भी सुन रहा था, यह खबर दिखाने के बाद आपको कह रहा था कि सुनिए, तो मैं भी कान खोलकर सुन रहा था। ये बहस बड़ी शानदार है। सरकार बनाने और गिराने का ये रोचक अंदाज भी सुन लीजिए, सुनिए। 22 अक्टूबर 1997 को मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। श्री कल्याण सिंह जी हमारी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे। हमने अपना बहुमत सदन के पटल पर साबित कर दिया था, किंतु फिर भी विपक्षी दल एक झुंड बनाकर, जिसमें हमारे कांग्रेस के मित्र थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पास गए और राज्यपाल ने यह कह दिया, उन्हें लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अर्थात विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के बाद भी किसी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और रात में ही कैबिनेट ने बर्खास्तगी का निर्णय लेकर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने एक उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश की सरकार का, तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ। हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की। गोवा की सरकार, तमाम उदाहरण है। राजस्थान की क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? मध्य प्रदेश, क्या संविधान इन पर लागू नहीं था? इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने अडानी पर भी बोला है, खूब बोला है। प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि देश देख रहा है एक अडानी को बचाने के लिए 142 करोड़ जनता को नकारा जा रहा है। चूंकि अडानी और सोरोस पर कैसे बहस हो रही थी, इसलिए आपको ये बहस भी सुननी चाहिए। सुनिए अडानी पर क्या कहा है प्रियंका गांधी ने आज संसद में। एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, सड़कें, रेलवे का काम, कारखाने, खदानें, सरकारी कंपनियां सिर्फ एक व्यक्ति को दी जा रही है। आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। प्रियंका गांधी ने आज जमकर आरोप लगाए हैं। ये तो लोकसभा की तस्वीर है भाई साहब, जो आपको दिखाई, क्योंकि आज लोकसभा चली है, संविधान पर चर्चा हुई है, लेकिन राज्यसभा में तो इतना हंगामा हो गया कि सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। और आज फिर से राज्यसभा में हंगामा। नेता प्रतिपक्ष मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा संभाले हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच हुई बातचीत को लेकर हंगामा हुआ। बात उसकी भी करना जरूरी है, इसलिए बात कर लेते हैं। संसद और राज्यसभा का जब भी जिक्र होता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? गंभीर मुद्दे, जनता के मुद्दे, सांसदों में नोकझोंक। लेकिन शीतकालीन सत्र में राज्यसभा के अंदर जो हो रहा है वो अब सबके सोचने की क्षमता को पार कर चुका है, क्योंकि यहां तो नेता विपक्ष और सभापति एक दूसरे पर अपमानित करने के आरोप लगा रहे हैं। इन सब अपमानित हो जा रहे हैं। एक तो सदन चलती नहीं है,
सदन कहाँ चलता है बताइए? और अगर चलता है तो कोई अडानी के मुद्दे पर लड़ पड़ता है, कोई सोरोस का नाम लेता है, कोई किसान का बेटा होने की बात करता है, तो कोई मजदूर का बेटा बताकर बहस को किसी और ही दिशा में ले जाता है। बताइए, आज बात किसान वर्सेस मजदूर के बेटे तक आ गई है। जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने बहुत सहा है, मैं किसान का बेटा हूं, मैं झुकता नहीं हूं। इसी बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दे दिया। पहले राज्यसभा में हुई ये बहस देख लीजिए, फिर आगे बताऊंगा किसान और मजदूर क्यों आ गए हैं संसद में। सुनिए। किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी भी है, उद्योग भी है। अगर किसान है तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए शर्तें हैं। कितना कष्ट थोड़ा सा दिल कटवा लिए। आपसे भी ज्यादा आपने सहना हूं। आपने बड़े आप तो नोट मैं खुद आता हूं। मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके लाता। इस पूरी बहस में जनता के मुद्दे सदन के बाहर बैठकर मुंह ताक रहे थे, क्योंकि बात सिर्फ मजदूर और किसान के बेटे पर ही रही। संसद में संविधान पर पक्ष विपक्ष की चर्चा से पहले यह हंगामा हुआ। विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और इसी के खिलाफ बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और इस पर यह पूरा हंगामा शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया है, ऐसा नहीं है। सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग पहले भी उठी थी। मानसून सत्र में जब जया बच्चन ने उपराष्ट्रपति की टोन पर सवाल उठाए थे, तब 87 सदस्यों ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। मानसून सत्र में हुए जया बच्चन और जगदीप धनखड़ की बहस खूब वायरल हुई थी। अब शीतकालीन सत्र में खड़गे और धनखड़ की बहस चर्चा में। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है, बहस नहीं, जनता के मुद्दों पर चर्चा करें। जनता ने इसीलिए आपको देश के सर्वोच्च सदन में भेजा है, ताकि आप जनता के मुद्दों पर चर्चा करें। लड़ाई भी लड़ें तो जनता के मुद्दों को लड़ें। क्यों इतनी जल्दी अपमानित हो जा रहे हैं और क्यों किसान और मजदूर तक आपको बताना और समझाना पड़ रहा है? जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। जनता ही है जो वहां तक पहुंचाई है। आप अपने मुद्दों पर ज्यादा बात करेंगे तो जनता कहेगी जाइए घर बैठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देता हूं। संसद से कोई तस्वीर आती है और जब बड़े बड़े नेता लड़ते हैं तो इस तरह से विस्तार से विश्लेषण संसद की कार्यवाही की करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप भी देखते होंगे तो सोचते होंगे, बताइए हमारे माननीय हैं जो देश के सर्वोच्च सदन में बैठे। अगली खबर क्या है देख लीजिए। पुष्पा 2 के हीरो फिल्मी स्टाइल में, हाँ फिल्मी स्टाइल में ही तो गए थे आज। फ्लावर नहीं फायर है मैं। अच्छा एक सेकंड, ये क्या लिखा है देखिए, फ्लावर नहीं फायर है मैं। पुलिस पकड़ लेगी तो आयर फायर नहीं चलेगा अल्लू अर्जुन भाई। पुष्पा 2 के हीरो फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार हुए और छूट भी गए। चूंकि आप खूब पुष्पा देख रहे हैं, कान तक तो कटवा ले रहे हैं आप लोग पुष्पा देखने जा रहे हैं, तो इसलिए इस खबर को विस्तार से दिखाना जरूरी है। लगातार दिखा रहा हूं पुष्पा 2 कितने चर्चे में है, लगातार दिखा रहा हूं, जो भी अपडेट आ रहा है दिखा रहा हूं। फिल्म रिलीज होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया और अब बड़ी खबर यह है कि इसी हंगामे की वजह से आज अल्लू अर्जुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। अब इसी मामले में दोपहर 12 बजे अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार की खबर जैसे ही आई, गिरफ्तारी की पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। पुष्पा 2 के हीरो गिरफ्तार हो गए। शाम करीब 4 बजे अल्लू अर्जुन को लोकल कोर्ट में पेश किया गया। निचली अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट के बाहर अल्लू अर्जुन के फैंस की भीड़ देखने को मिली। निचली अदालत से 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिलने के बाद एक्टर ने हाई कोर्ट में अपील की। शाम 5 बजे अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी। कथा समाप्त नहीं हुई है। आज जब अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए
जो टी शर्ट पहना था उसको ध्यान से देखिए। शुरू में जो मैंने आपको बता दिया, क्या लिखा है? फ्लावर नहीं फायर है मैं। इसी डायलॉग की तो चर्चा है गुरु, और छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं। पुष्पा 2 की खूब चर्चा हो रही, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बस इसीलिए आपको विस्तार से बता दिया कि आपका पसंदीदा एक्टर फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार हुआ और फिल्मी स्टाइल में छूट। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है चलिए बता देता हूं। देखिए भाई, मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा शुरू हो गई है। क्यों हो गई है? और ये 4 चेहरे देखिए आपको दिख रहे हैं। रामेश्वर शर्मा दिखाई दे रहे हैं, राजेंद्र शुक्ल दिखाई दे रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा दिखाई दे रहे हैं, पंकज सिंह कुलस्ते दिखाई दे रहे हैं। ये सब क्या प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार हैं? आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि क्या इनमें से कोई प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है या फिर वीडी शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, आपके मन में ये सवाल है, इन तस्वीरों को देख के आपके मन में ये सवाल उठ रहा है? अगर उठ रहा है तो जवाब बता देता हूं, इस खबर में विस्तार से जान लीजिए। मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान अब किसके हाथों में सौंपी जाएगी? मध्य प्रदेश की राजनीति में ये सवाल उठने लगे हैं और इस सवाल के पीछे एक तस्वीर है, ध्यान से देख लीजिए। देख लीजिए, बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात के बाद नए अध्यक्ष की चर्चा शुरू हो गई है। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात का रास्ता नए अध्यक्ष की कुर्सी के लिए देखा जा रहा है। क्या सच में ऐसा है? वैसे तो अध्यक्ष कौन होगा ये फैसला हाईकमान करेगा, और हाईकमान मतलब बीजेपी का हाईकमान। बीजेपी का हाईकमान मतलब क्या? कयासों के बाजार में जो गर्म होता है उसे बीजेपी ठंड कर देती है। पहली बार ये कयास सही साबित हुआ है महाराष्ट्र के मसले पर कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और हुआ यही भी। इससे पहले आज तक जो जो कयास लगाए गए वो सब सूत्रों के हवालों से फेल हो गए। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर में एमपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। उपचुनाव के बाद बीजेपी संगठन की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई गई थी। हर बार की तरह ही पार्टी की कोशिश अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध कराने की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन कौन है, आज विस्तार से उसी पर चर्चा करेंगे। अपनी टीवी स्क्रीन एक बार ध्यान से देख लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक क्या है? वही सूत्र जो हर बार फेल होते हैं, लेकिन सूत्र तो सूत्र है। इस बार भी सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष का चुनाव 2 फॉर्मूले पर किया जा सकता है। कौन कौन सा फॉर्मूला है? पहला जातीय समीकरण और दूसरा क्षेत्रीय संतुलन। अब एक एक कर दोनों फॉर्मूले पर चर्चा कर लेते हैं, विस्तार से आपको समझा देते हैं। बीजेपी अगर जातीय समीकरण का फॉर्मूला अप्लाई करती है तो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा सामान्य वर्ग से हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी जान लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश से केंद्रीय कैबिनेट में SC/ST चेहरे के तौर पर सावित्री ठाकुर, दुर्गादास उइके और वीरेंद्र खटीक शामिल हैं। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर OBC चेहरा हैं। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी क्षत्रिय समुदाय से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष पद पर कोई ब्राह्मण नेता को फिर से मौका मिल सकता है। अगर फिर से ब्राह्मण चेहरे को मौका मिलता है तो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में जिनका नाम आ रहा है, इनमें से एक हैं वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा और दूसरे हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। समझ गए आप? ये मैं आपको बता रहा था सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले बात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के बीच बीजेपी ने सरकार को टेक ओवर किया था, तो उस दौरान नरोत्तम मिश्रा अहम भूमिका में मैदान में उतरे और बीजेपी की सरकार बनी। भले ही नरोत्तम मिश्रा विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी की उम्मीदों पर जमकर खरे भी उतरे। 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने ज्वाइनिंग टोली बनाई और जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को सौंप दी। फिर मिश्रा ने कांग्रेस के भीतर नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लगाकर नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। इससे नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के अंदर अपनी ताकत दिखा दी। नरोत्तम मिश्रा कई बार संकट मोचन की भूमिका में भी रहे हैं। वीडी शर्मा के साथ मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा दूसरे दिन मैहर और चित्रकूट पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा ने विस्तार न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि मां से दरबार में अर्जी लगा दिया हूं,
पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसे निभाया है और आगे भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाने के लिए तैयार हूं। मतलब इन्होंने अर्जी लगाई है और जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं क्या आप? मैं मैंने कहा ना, किसी पद के लिए तो इच्छा है ही नहीं। पार्टी ने बहुत दिया है। अब 30 साल 32 साल विधायक की दी पार्टी ने, 18 साल मंत्री का पद दिया पार्टी ने, 17 साल पर्याप्त है। तो मतलब सरकार को एक साल में कितने नंबर दे रहे हैं? 10 में से 10 दे रहे हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लग रहा है नरोत्तम मिश्रा को हाईकमान से फीडबैक मिल गया है। हालांकि राजनीति में कयासों का बाजार हमेशा तेज रहता है। अब बात दूसरे ब्राह्मण चेहरे की कर लेते हैं। रामेश्वर शर्मा भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक हैं। जातीय समीकरण में रामेश्वर शर्मा फिट बैठते हैं। कैसे फिट बैठते हैं? उनकी आक्रामक हिंदुवादी छवि भी उनके पक्ष में जाती नजर आती है। ये जो तस्वीर चल रही है अभी 4 दिन पहले की ही है। जिन 2 ब्राह्मण चेहरों के नाम पर चर्चा चल रही है वो एक साथ मुलाकात किए तो चर्चा भी शुरू हुई। लेकिन अंदर की बात क्या है ये तो वक्त आने पर पता चलेगा कि कमान किसको मिलने वाली है। लेकिन एक बार फिर से देखिए और फिर से समझिए कि जो जाति समीकरण की बात मैं कर रहा था ये तो बात जाति समीकरण की हुई। अगर बात क्षेत्रीय समीकरण की कर लेते हैं, अगर क्षेत्रीय समीकरण को देखेंगे तो क्या होगा? विंध्य क्षेत्र को तवज्जो मिल सकती है। केंद्रीय कैबिनेट में इस क्षेत्र से किसी सांसद को मौका नहीं मिला है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला इस पद के प्रबल दावेदार हैं, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी विंध्य के साथ ही महाकौशल को भी साध सकती है। इसके अलावा बीजेपी अगर आदिवासी चेहरे पर दांव लगाती है तो मंडला से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी भी प्रबल दावेदार हैं। हालांकि ये सब चर्चा है और चर्चा कैसे शुरू हुई ये आपको शुरुआत में ही बता दिया। वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात से जो भी अपडेट होगा विस्तार से बताएंगे। और इतनी बड़ी खबर बताने के बाद राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि एक खबर फिर ये पढ़नी पड़े कि वीडी शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। समझ गए आप? कयासों का क्या है? मैंने आपसे कहा कि कयासों का बाजार गर्म होता है और जो चलता है उसका विश्लेषण हम कर देते हैं। तो विस्तार से विश्लेषण कर दिया, लेकिन इस बात पर बहुत आश्चर्य मत होइएगा कि एक दिन मुझे ये खबर पढ़ना पड़े कि वीडी शर्मा को दूसरा कार्यकाल मिल गया है और वीडी शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है ये आपको बता देता हूं। अगली खबर क्या है देख लीजिए। ईडी, आत्महत्या और राजनीति। मध्य प्रदेश में आज ये खबर बहुत बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में पति पत्नी की ये मौत आज सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि 2 लोगों ने अपनी जान दे दी है, खुदकुशी कर ली है। और इस लिहाज से भी है कि बड़े बड़े लोग यानी बड़े बड़े राजनेता इस आत्महत्या की चर्चा कर रहे हैं। पूरा विपक्ष दिग्विजय से लेकर कमलनाथ तक और जीतू पटवारी से लेकर विपक्ष के छोटे बड़े नेता तक इस मौत पर बयान दे रहे हैं। ईडी, सुसाइड और राजनीति की ये पूरी कहानी क्या है चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं, विस्तार से समझा देता हूं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा का शव शुक्रवार सुबह घर में फंदे पर लटका मिला है। 8 दिन पहले 5 दिसंबर को ईडी ने परमार के इंदौर और सीहोर वाले 4 ठिकानों पर छापा मारा था और ये कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक से गलत तरीके से 6 करोड़ का लोन लेने की वजह से की गई थी। ईडी ने अपनी कार्रवाई में कई तरह के दस्तावेज जब्त किए थे। ईडी ने 3.5 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी फ्रीज किया था और इसमें मनोज परमार की गिरफ्तारी भी हुई थी। मनोज परमार के 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 18 साल की है, बेटा 16 और सबसे छोटा बेटा 13 साल का है। इस आत्महत्या के बाद तीनों बच्चों के सिर से माँ बाप के सहारे का सबसे मजबूत हाथ उठ गया है। सबसे पहले आप ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात विस्तार से करें। आष्टा के कांग्रेस नेता मनोज परमार ने आज सुबह सुसाइड कर लिया अपनी पत्नी के साथ। अभी हमने देखा कि जीतू पटवारी भी यहाँ पर पोस्टमार्टम रूम के बाहर मौजूद हैं और इस पूरे मामले को एक राजनीतिक तुल दे रही है। मनोज परमार के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। ईडी ने मनोज परमार के
4 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी, जिसके बाद उनके पास से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए। कमिटेड सुसाइड करने के पीछे कारण ये कि 5 तारीख के दिन उनके ऊपर ईडी की रेड डली। उनका जांच का ये पता चला कि बैंक का कोई लोन का इशू था, तो उसके ऊपर वो जांच कर रही थी। पर सवाल ये है कि भाई आप 10 लाख करोड़ से लेकर 16 लाख करोड़ तक जो आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को, उनके कितने लोगों के खिलाफ आप जांच कर रहे हैं? मनोज परमार ने खुदकुशी करने से पहले 5 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। अब इस सुसाइड नोट में क्या लिखा है वो भी देख लीजिए और समझ लीजिए। मनोज परमार ने 7 पॉइंट लिखे हैं। पहले पॉइंट में लिखा था कि ईडी ने मेरे घर से 10 लाख रुपए, ज्वेलरी और ओरिजिनल दस्तावेज जब्त किए। मनोज परमार ने ईडी के अधिकारियों पर गाली गलौज, मारपीट का आरोप लगाया। इसके साथ ही ईडी के लोगों ने कहा कि बीजेपी में होते तो तुम पर केस नहीं होता। परमार ने यह भी लिखा कि ईडी के लोगों ने कहा कि अपने बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करवा दे। मनोज परमार ने यह भी लिखा कि ईडी ने जबरदस्ती उनसे साइन करवाए। आखिर में मनोज परमार ने लिखा कि मेरा राहुल गांधी जी से निवेदन है कि मेरे जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखना। तो ये था मनोज परमार का सुसाइड नोट, जिसको आधार बनाकर कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू कर दी है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं पहले सुन लीजिए, उसके बाद आपको सभी का ट्वीट दिखाऊंगा। बीजेपी ने क्या सफाई दी है या बीजेपी ने क्या कहा है और तथ्य दिया है, इस पर भी बात करूंगा, लेकिन पहले दिग्विजय सिंह को सुनिए। और काफ़ी उनके साथ मारपीट भी की और काफ़ी उनको परेशान भी किया, धौंस धपड़ भी दी। और आज जो उनका सुसाइड नोट आया है उसमें साफ उन्होंने किया है कि मुझसे कहा जा रहा तुम भाजपा में शामिल हो जाओ, सब मामला निपट जाएगा। ये एक स्पष्ट प्रमाण है जहां भारतीय जनता पार्टी लोगों को डरा के धमका कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना चाहती है। दिग्विजय सिंह के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट किए और बीजेपी पर कई आरोप लगाए। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये कोई साधारण हत्या, आत्महत्या नहीं है, ये सरकारी हत्या है। बीजेपी ने जीतू पटवारी और कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार भी किया है। दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी को सुनिए, फिर आगे बात करेंगे और सब कुछ इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट आपको दिखाएंगे। पहले बयानों को सुनिए। किसी भी परिजन का जाना दुखद घटना है। ये जो पीड़ित परिवार पर वज्रपात हुआ है, भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ी है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे जैसे कहते हैं कोई आपदा आ गई, कोई कठिनाई आ गई, उस पर भी राजनीति करना, उस पर भी अवसर तलाशने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की। अब 5 साल 7 साल बाद ईडी है, ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की। और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर है, इन्होंने उनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, जिसके जवाब में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी सोशल मीडिया पर ही जवाब दिया और लिखा कि मृत्यु पर राजनीति करना कांग्रेसियों का पुराना गिद्ध रूपी चरित्र है। आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर ही ईडी की एक प्रेस रिलीज भी पोस्ट की, जिससे मनोज परमार के ऊपर हुई हर एक कार्रवाई का डिटेल था। 2 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राहुल गांधी और परमार परिवार की है। 2022 की भारत जोड़ो यात्रा में पूरा परमार परिवार शामिल हुआ था और राहुल गांधी को एक गुल्लक गिफ्ट की थी। दूसरी तस्वीर में पूरा परमार परिवार कमलनाथ के साथ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि मनोज परमार के कांग्रेस के नेताओं से संबंध थे।
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मनोज परमार कांग्रेस का करीबी था, इसलिए उस पर ईडी कार्रवाई कर रही थी। अब इस पूरे मामले पर ईडी का पक्ष भी जानना जरूरी है। ईडी ने ये रेड क्यों की, पूरा मामला क्या है, मनोज परमार पर जो आरोप लग रहे हैं उनका कोई आधार है, और कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, चलिए ये भी समझ लेते हैं, विस्तार से आपको बता देते हैं। 2017 में प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत सर्विस सेंटर और रेडीमेड कपड़े की फैक्ट्री खोलने के लिए मनोज परमार ने पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों का लोन लिया, और सीबीआई के मुताबिक 6 महीने के अंदर ऐसे 18 बार लोन लिए गए, जिसके लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए, झूठ बोला गया, और जिन लोगों ने ये काम किया उनमें से एक नाम मनोज परमार का भी था, जिसके बाद सीबीआई ने भी मनोज परमार पर 2017 में कार्रवाई की थी। सीबीआई के केस के बाद ईडी ने भी मनोज परमार पर शिकंजा कसना शुरू किया, और ईडी की टीम ने 4 ठिकानों पर छापा मारा। परमार के आष्टा वाले मकान के अलावा इंदौर में 4 ठिकानों पर रेड मारी गई। अब इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत, ये तय करना हमारा काम नहीं है, कानून का काम है, हमारा काम बिल्कुल नहीं है। खबर आज पूरे दिन चर्चा में थी, तो इसलिए आपको इस खबर से जुड़ा हर एक पहलू बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। चलिए आगे बढ़ें, और अगली खबर कौन सी है ये आपको बता देता हूँ। अगली खबर देख लीजिए, अगली खबर जान लीजिए, देख लीजिए कौन सी खबर है। कलयुगी बेटों ने माँ को मार डाला, और कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि दिखाने लायक नहीं होगा। चलिए, खबर सुना तो आंखें नम हो गई, बहुत गुस्सा आया, सेवा ना करनी पड़े इसलिए माँ को मार डाला। क्या जमाना आ गया, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखकर पाला, जन्म दिया और हाथ पकड़कर चलना सिखाया, वो माँ बूढ़ी हुई तो बोझ बन गई और बेटों ने मार डाला। चलिए पूरी खबर बता देता हूँ, बड़ी दुखद खबर है। खबर ग्वालियर से है, जहाँ 2 बेटों ने मिलकर अपनी ही 88 साल के वृद्ध माँ को गला घोंटकर मार डाला। आप सोच रहे होंगे कि कोई बेटा भला अपनी माँ की हत्या क्यों करेगा, तो ये भी जान लीजिए। 2 बेटों ने अपनी माँ की हत्या सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि उन्हें बुढ़ापे में अपनी माँ की सेवा ना करनी पड़े। वाह वाह रे कलयुग, धिक्कार है ऐसे लोगों पर, ऐसे समाज पर। ये किसी के बेटे नहीं हैं, हैवान हैं, हैवान। ग्वालियर की रहने वाली 88 साल की कमला कोष्टा अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। कमला कोष्टा की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद दोनों बेटों ने अपनी मां की नेचुरल मौत बताकर उनका अंतिम संस्कार करने की पूरी तैयारी कर ली और अंतिम संस्कार करने जा रहे थे। लेकिन पड़ोसियों को कुछ शंका हुई तो पड़ोसियों ने पुलिस को बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें गला दबाकर हत्या की बात सामने आई। हत्या की बात सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई, सभी दंग रह गए। हत्या की जानकारी मिलने के बाद ही विस्तार न्यूज़ महिला के घर पहुंचा। हमारे सहयोगी अनिल गौर की रिपोर्ट देखिए, बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी। जिस मां ने जिन बेटों को जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन बेटों ने ही मां को मौत के घाट उतार दिया। और घर के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये काली त्रिपाल लगी है, उसी में 88 साल की बुजुर्ग मां रहती थी। ठंड के मौसम में इन दोनों बेटों ने इसी त्रिपाल के बीच में मां को रखा। अकेली थी, अभी अकेली रह रही थी। पहले नीचे रहती थी तो वो गंदगी करती थी, इस वजह से उन्होंने ऊपर अपना शिफ्ट कर दिया। पहले क्या है ना, उनकी पता नहीं लड़की ने किसी ने केस किया था इन दोनों भाइयों के ऊपर, कहने ये माँ को रख नहीं रहे हैं, तो कोर्ट के द्वारा वो आई थी। जो माँ अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है और ये सोचती है कि बच्चे हमारे जब बड़े होंगे तो हमारे लिए सहारा बनेंगे। माँ जितनी ज़्यादा मेहनत करती है, शायद मुझे लगता है कि दुनिया में कोई और कर नहीं सकता बच्चे के पालने के लिए। माँ की सेवा करेंगे, प्रॉपर्टी के लालच जो आजकल हो रहा है, नशा हो रहा है, इस सबसे दूर होना चाहिए बच्चों को। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद यहाँ पर नीचे खुद रहते थे, लेकिन माँ को त्रिपाल में रखते थे। सेवा न करने पड़े, दोनों बेटों ने माँ को मौत के घाट उतार दिया। दोनों आरोपी बेटे पुलिस की गिरफ्त में है। बताइए, माँ को त्रिपाल लगाकर छत पर रखते थे। जिस माँ ने सब कुछ दिया, उससे छत भी इन कलयुगी बेटों ने छीन ली। सच्चाई सामने आते ही पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया।
जब पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो पता चला कि दोनों ही बेटे अपने वृद्ध मां को अपने साथ रखना नहीं चाहते थे, उनकी सेवा नहीं करना चाहते थे। यही वजह है कि अपनी मां को मारना ही ठीक समझा। फिलहाल दोनों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस क्या कह रही है, सुनिए। हत्याकांड ये आया है कि वो माँ की उम्र 88 वर्ष की थी और 88 वर्ष की उम्र में वो लेटरिन वगैरह बिस्तर पर कर ली थी। दोनों परेशान थे और जो पीएम रिपोर्ट में आया है वो गर्दन दबा के आया है और इनके द्वारा पूछताछ में भी स्वीकार करा कि हमने गर्दन दबा के उनको मार दिया। ऐसे बेटों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मौत की सजा मिलनी चाहिए। इन बेटों ने सिर्फ माँ को ही नहीं मारा है, माँ की ममता को भी मार डाला है, माँ बेटे के रिश्ते का कत्ल कर दिया है और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा जो भी खबर देख रहा होगा उसके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा। अगली खबर क्या है, चलिए अगली खबर आपको बता देता हूँ। अगली खबर क्या है, देख लीजिए। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है नक्सलवाद का अंत करके रहूंगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पिछली बार जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल फिर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनके आने से पहले जवानों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया है। 9 नक्सलियों को मार गिराया है। चलिए आपको पूरी खबर बता देता हूं और विस्तार से सब कुछ दिखा देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, यानी कि कल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में बहुत अहम है। इस दौरे के पीछे की मुख्य वजह नक्सलवाद का खात्मा है। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। इसलिए 4 महीनों के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोबारा छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहां-कहां जाने वाले हैं और कौन-कौन से कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। सब कुछ आपको बता देता हूं। 14 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी रायपुर आएंगे। फिर अगले दिन 15 दिसंबर की सुबह रायपुर में कलर्स अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर रायपुर से बस्तर के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री फिर बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। रात को बस्तर में ही विश्राम करेंगे, ऐसी अभी योजना है। अगले दिन यानी 16 दिसंबर को गृहमंत्री जवानों के कैंप में जाएंगे और इसके बाद वापस लौटकर राजधानी रायपुर में नक्सलवाद पर बड़ी बैठक लेंगे। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। कल रात को केंद्रीय मंत्री जी का आगमन है। परसों सुबह यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर का कार्यक्रम है और उसके बाद फिर वो बस्तर जाएंगे। 15 तारीख की रात बस्तर रुकेंगे। 16 तारीख को बस्तर में एक कैंप का विजिट करके फिर यहाँ LWE की मीटिंग होगी, उसके बाद वापस आएंगे। 24 अगस्त को छत्तीसगढ़ के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद पर बड़ी बैठक की थी, जिसमें 7 नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। हमारे जवानों ने बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑर्डर के बाद 4 महीनों में ही करीब 100 नक्सली मारे गए हैं। साथ ही नक्सलियों के आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी की संख्या भी बढ़ी है। और सबसे बड़ी क्या बात है जानते हैं? सबसे बड़ी बात कौन सी है? छत्तीसगढ़ आने से पहले जवानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वेलकम गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट क्या है ये भी जान लीजिए। हमारे जवानों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया है। ये नक्सली दंतेवाड़ा और बीजापुर में मारे गए हैं। दंतेवाड़ा में 4 जिलों की DRG, STF और CRPF की टीम ने मिलकर ऑपरेशन किया था, जिसमें जवानों ने दक्षिण अबू जमाड़ क्षेत्र में 7 नक्सलियों को ढेर किया था। मारे गए सभी नक्सलियों को शव आज दंतेवाड़ा लाया गया। इन नक्सलियों के पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बीजापुर के बासागुड़ा क्षेत्र में भी जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों मद्देड़ एरिया कमेटी के थे। इस ऑपरेशन को DRG और कोबरा की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाए। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। मुठभेड़ में अभी तो जैसे हम लोगों ने 7 माओवादी का शव बरामद किया है, इसमें काफी सारे नक्सली घायल और उनकी टीम के साथ में संयुक्त पुलिस बल के साथ में मुठभेड़ हुई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पिछली बार आए थे और तब से लेकर अब तक क्या हुआ, देखिए लगभग 1 मिनट में, लगभग 1 से सवा मिनट में सब कुछ दिखा दिया, तारीख के साथ दिखा दिया कि कितने नक्सली मारे गए हैं। यही है विस्तार न्यूज़ की ताकत और यही है विस्तार न्यूज़ का दर्शकों के प्रति अपना वादा। नक्सलवाद के खिलाफ रणनीति बनाई थी किसने? केंद्रीय गृह मंत्री ने। नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प लिया था किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने। अब इस बार केंद्रीय गृह मंत्री जवानों को बधाई देंगे, उनसे मिलकर उनका हौसला बढ़ाएंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सलवाद के खिलाफ अगला टास्क भी तय करेंगे और एंटी नक्सल ऑपरेशन में और तेजी आएगी, जिसके बाद जल्द ही हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सली भी या तो जवानों के शिकंजे में होंगे या फिर ढेर कर दिए जाएंगे। हिडमा का नाम क्यों ले रहा हूं जानते हैं? क्योंकि अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। किसी जमाने में हिडमा जहां बैठकर बहुत बहुत बड़े बड़े नक्सली हमले की प्लानिंग किया करता था, आज उसके गांव में जवान कैंप खोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस दिन हिडमा का खात्मा होगा, समझिएगा नक्सलवाद के आखिरी ताबूत पर कील ठोक दी गई। हिडमा कितना खतरनाक है और उसके गांव में क्या स्थिति पहले थी और आज क्या है, इसी से जुड़ी खबर है। देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? देख लीजिए, देख लीजिए। हिडमा के गांव में टीवी चालू हो गई है भाई साहब, ये देखिए, और ये एलईडी लगी हुई है। एलईडी टीवी है। यहाँ क्या होता था पहले, आपको पता है? यहाँ क्या होता था? यहाँ क्या होता था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बंदूक होते थे, गोला होते थे, बारूद होते थे और नक्सलियों के पर्चे हुआ करते थे। यहाँ बैठक हुआ करती थी, यहाँ बैठकें हुआ करती थी। हम जैसे लोगों को यहाँ जाने से पहले 10 दिन तक नक्सलियों के फ़ोन का इंतजार करना पड़ता था, नक्सलियों के संदेश का इंतजार करना पड़ता था। कोई पत्रकार अगर नक्सलियों के पास जाना चाहता हो तो उसे यहाँ जाने के लिए रुक कर बैठना पड़ता था, संदेश भेजना पड़ता था। यहीं पहुंचे थे मेरे बहादुर साथी संजय ठाकुर, हिडमा के गांव में, हिडमा के घर में पहुंच गए थे। और अब क्या है, तस्वीर देखिए कितनी बदल गई है, कितनी बदल गई है। गृह मंत्री अमित शाह की गारंटी के बाद, नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी के बाद तस्वीर कितनी बदल गई है। एलईडी टीवी चल रही है, टीवी चल रही है भाई साहब, टीवी चल रही है। जहां बिजली नहीं थी वहां टीवी चल रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से एक तस्वीर आई है। ये तस्वीर बहुत सुकून देने वाली है। तस्वीर देखिए, मिट्टी की दीवार पर एक टीवी लगी हुई है। छोटे छोटे बच्चे इस टीवी को देख रहे हैं। जमीन पर बैठे बच्चे टीवी देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। आपको याद है अपना बचपन? अगर आपने गांव में बिताया होगा, अगर आपने गांव में बिताया होगा और आपकी उम्र 35-40 साल है, आपको याद है बगल वाले के घर में टीवी आती थी तो लोग महाभारत कब आएगा ये देखने चले जाते थे। और अगर डिस्क और छतरी लगा है वहां से कनेक्शन लेकर टीवी देखते थे। सोचिए आज कितना जमाना बदल गया है। और इस इलाके में जहां टीवी चल रही, अगर ये खबर देखेंगे तो सोचिए इनका दिमाग कहां पहुंचेगा। अगर ये बाहरी दुनिया को देख पाएंगे तो इनकी सोचने समझने की क्षमता कितनी विकसित होगी। टीवी चलना हिडमा के गांव में बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसे गांवों में गया हूं जहां बच्चे गाड़ियों की आवाज सुनकर भाग जाते हैं, लेकिन आज टीवी देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। और साथ ही ये बच्चे बहुत हैरान भी हैं। इनके लिए एक टीवी बहुत बड़ी चीज है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने आज पहली बार टीवी देखा है। ये तस्वीर खूंखार नक्सली, सबसे खतरनाक नक्सली हिडमा के गांव पुवर्ती की है। आज पहली बार इस गांव में टीवी आया है। ये तस्वीर महज एक टीवी की नहीं है, ये तस्वीर नए बदलाव की है। ये तस्वीर लाल आतंक के खिलाफ मिल रही सफलता की है। पूरी खबर विस्तार से जानना चाह रहे हैं तो चलिए बता देता हूं। कोंटा विकास खंड के घोर नक्सल और अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाके पिछले कई सालों से जरूरी सुविधाओं के लिए जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। नक्सलियों के आतंक के चलते लोगों को बहुत परेशानी होती थी। यहाँ के अंदरूनी इलाके में नक्सली उत्पात मचाते थे। बिजली, पानी और सड़क के साथ साथ सरकारी योजनाओं के लाभ में भी नक्सली बहुत बड़ी समस्या खड़ी करते थे, बाधक बनते थे। इन्हीं घोर नक्सल प्रभावित गांवों में से एक है पुवर्ती।
यहाँ के लोगों को जिंदगी लंबे समय तक लाल आतंक के साए में गुजरी है, आज भी गुजर रही है, लेकिन आज बेखौफ है। पुवर्ती गांव खूंखार नक्सली माडवी हिडमा का गढ़ रहा है, या यूं कहें कि देश में नक्सलवाद की राजधानी रहा है, कैपिटल रहा है। लेकिन अब इस गांव में बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जवानों के ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते नक्सली कमजोर हुए। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? जिस गांव में बैठकर हिडमा जवानों पर हमले की रणनीति बनाता था, मैंने आपसे कहा ना कि यहां बैठकर साजिश रची जाती थी कि कैसे 75 जवानों को मारा जाएगा, कैसे कांग्रेसियों के काफिले पर हमला किया जाएगा, कैसे बीजेपी के विधायक की गाड़ी को उड़ाया जाएगा। यही वो गांव है जहां बैठकर इस तरह की साजिश रचते थे नक्सली। उसी पुवर्ती गांव में अब स्कूल खोला गया है ताकि हिडमा के गांव के बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर बने, गांव का नाम रोशन करें। इसके साथ ही नक्सली कमांडर हिडमा के गांव में लोगों को टीवी, पंखा और लाइट की सुविधा भी मिल रही है। पुवर्ती गांव में अब सोलर पैनल लगाया गया है, सोलर पैनल लगाया गया है, जिसके जरिए अब लोग टीवी देख पा रहे हैं। आजादी के 78 साल बाद, सोचिए 78 साल बाद इस गांव में लोग टीवी देख रहे हैं। पहली बार टीवी चालू हुई। इन गांव वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर है। इसीलिए इस टीवी को देखकर गांव के बच्चे बहुत खुश हैं। टीवी के जरिए इस गांव के लोग अब जागरूक होंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में जानेंगे। जवानों के कैंप खोलने के चलते नक्सल गतिविधि लगातार कम हुई है और विकास की रफ्तार बढ़ी है। कोंटा विकास खंड में इस साल 9 नए कैंप खोले गए हैं। साथ ही 14 गांवों में बिजली पहुंची। इसके अलावा दूर अंदरूनी इलाकों तक सड़कों का विस्तार किया गया है, सड़कों का जाल बिछाया गया है। घोर नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को अब नियत निल्लानार योजना के जरिए बुनियादी सुविधाओं का फायदा मिल रहा है। साथ ही पेंशन, राशन, महतारी वंदन योजना, आयुष्मान योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं सुकमा कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, सुनिए जरा। शासन की महत्वाकांक्षी योजना है नियम निल्लानार योजना, के तहत जो भी नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। कैंप के आसपास के जो गांव है वहाँ पर मूलभूत सुविधा पहुंचाने के लिए शासन की निरंतर प्रयासरत है। इसी के क्रम में अभी जो पुवर्ती है वहाँ पर कैंप स्टैब्लिश होने के बाद हमने सोलर हाईमास्ट लाइट और लोगों के घरों में सोलर टीवी और सोलर फैन वगैरह का वितरण किया है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा भी कैंप लगाया गया है और आयुष्मान कार्ड और बाकी जो भी योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है उनका निरंतर लाभ दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस गांव में सरकारी सिस्टम का पहुंचना आसान नहीं था, जिस गांव में लोग जाने से डरते थे, अब उस गांव का विकास हो रहा है। उस गांव में स्कूल खोला जा रहा है, लोगों को बिजली, पानी और सड़क का लाभ मिल रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये बहुत बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ सरकार और सुरक्षा बलों की मेहनत रंग ला रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों की तस्वीर बदल रही है और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, दूसरी बात मैं और आपसे कह रहा हूं, कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसे आप छोटी खबर क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि 2026 मार्च में नक्सलवाद का खात्मा, मैं एक खबरिया चैनल होने के नाते, खबर बताने वाले चैनल के होने के नाते आपको इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर किसी देश का गृह मंत्री ये कहे और मुख्यमंत्री कैंपों में रात बिताए, समझ रहे हैं आप, ये देखिए इस तरह की तस्वीर बदले और बच्चे टीवी देखने लगें, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। और मैं इस खबर को इसलिए बहुत ज़्यादा कनेक्ट होकर बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे गांवों में गया हूँ। इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खबर है। और देखिए जहाँ पे क्या क्या दिख रहे हैं आपको, ये लकड़ी के दीवार हैं, मिट्टी से छाप कर बनाए गए हैं, वहाँ आपको ये टीवी दिखाई दे रहे हैं। ये देखेंगे, पता है आपको, इन अंदरूनी इलाकों में लोग हिंदी नहीं समझते हैं। जब आप जाते हैं रिपोर्टिंग करने तब भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन्हें समझने जानने के लिए। और वहाँ अगर ये टीवी देख रहे हैं बच्चे तो हिंदी बोलना सीखेंगे,
धीरे धीरे जब स्कूल जाने लगेंगे तो इंग्लिश भी जानने लगेंगे। सोचिए कितना बड़ा प्रयास है सरकारों का कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए केवल बंदूक और गोली से नहीं होगा, ऐसे सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर नक्सलवाद का अंत होगा। आज इतना ही। 8:49 हो गए और 1 मिनट में मुझे क्या बताना है आपको पता है? 1 मिनट में बताना है कि आप कौन से नंबर पर व्हाट्सअप करें तो आपकी खबर भी मैं इसी तरह से दिखाऊं। देख लीजिए सामने 8282824982 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, हम आपकी समस्या को जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। और अगर आप सीधे मुद्दे की बात या विस्तार न्यूज़ नहीं देख पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि अरे ये तो स्लॉट छूट गया, मैंने नहीं देख पाया, तो कहाँ देखना है? आपको देखना है एक्स पर जाकर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह आपको विस्तार न्यूज़ की खबरें मिलेगी। मैं आपसे हर रात कहता हूँ 8 से 9 कि लाखों लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग देख रहे हैं। आप मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए।